अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक अपन ने टर्म्स कैसे दिखती है, टर्म्स कैसे रहती है, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है कैसे डिसाइड करें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ओके। अगर सीक्वेंस है खाली तो उसको टर्म्स में कैसे लिखे, प्रोग्रेशन है तो उसको और कैसे लिख सकते, a+g a+2d 3d। ये इतना अभी तक अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है ना, टर्म्स के बारे में, सीक्वेंस के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अभी यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आज हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फाइंडिंग nth टर्म। क्या बोलेंगे? तो टॉपिक हम लगाएंगे हैशटैग nth टर्म के लिए। किसके लिए? nth टर्म। सर क्या होता है बताता हूँ। टॉपिक लगाएंगे हैशटैग nth टर्म का। बच्चे स्टेबल हो जाए, ध्यान दो, पहले लिखेंगे आराम से। तो भाई प्रोग्रेशन में मेरे को इतना तो समझ आ गया कि यार पहली टर्म है a या फिर t1 बोल सकते, दूसरी टर्म है t2, तीसरी टर्म है t3, चौथी टर्म है t4, उसके बाद t5, उसके बाद दरवाजा नहीं, उसके बाद सो ऑन। ठीक है, तो टर्म्स आगे बढ़ती जाएगी, उसको कोई लिमिट नहीं है। कोई सीक्वेंस मान ले मेरे को पता चल गया, मैंने कॉमन डिफरेंस चेक किया या फिर मेरे को पहले किसी ने बता रखा कि भाई ये सामने जो तेरे को दे रखा है ये सीक्वेंस ये एपी है। सो व्हाट आई नो इज द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अगर मेरे को पता है कि मेरे सामने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पड़ी हुई है, बराबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पड़ी हुई है, इसका साफ मतलब पहले तो ये होना चाहिए कि उसके हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। बराबर बात? अरे यस और नो? तो मान ले उस बंदे ने पूछ लिया कि बता ये प्रोग्रेशन ऐसी हुई पड़ी हुई, ये टक 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 इतनी टर्म्स मैंने तेरे को दे दी, जा अब मेरे को तू एक काम करके दे, इसी प्रोग्रेशन की 180वीं टर्म क्या है वो बता दे। सीधा बोल दिया, क्या कर, 180 नंबर की टर्म क्या है वो बता, जिसको अपन nth टर्म बोल रहे। n इज हियर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टर्म इट इज। कौन से नंबर की वो टर्म है वो बता रहा है आपको कौन? nth टर्म। जैसे बेटा मैं किसी टर्म को ही रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन इस तरीके से लिख सकता हूं tn, वेयर n इज रिप्रेजेंटिंग कि कौन से नंबर की वो टर्म है उस प्रोग्रेशन में। पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है, यानी कि t4 या फिर 180 जो मैं फाइंड करना चाहता हूं। सो बेसिकली हियर tn represents the number of term present in that progression। उस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में कौन से नंबर की वो टर्म है ये चीज मेरे को कौन बताएगा? ये tn बताएगा। और इज दैट क्लियर? अब ये n मेरे को बताता है, पर इसलिए हम टॉपिक पढ़ रहे nth टर्म, nth उस नंबर की टर्म, ओके। और यहां पे नॉर्मल अगर हम करने जाए तो बंदा मान ले एक सिंपल एग्जांपल उठाता है, ठीक है, 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये लेकिन यार यहां पे बोल दिया मैंने आपको मेरे पास पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म, जिसको n की वैल्यू में बोलूंगा 1 है, इसके n की वैल्यू, अरे बराबर ना, इसको t2 बोलोगे ना, इसको t1 बोलोगे ना, या फिर a भी बोल सकते हो, इसको t3 बोलोगे ना, ये tn n की जगह पे क्या आया? 3 आया ना, तो इसके n की वैल्यू 3 है, ये t4n इसके n की वैल्यू 4 है। अरे बराबर ना? मैंने बोला n की वैल्यू 180 बता कितनी होगी, मतलब t 180 कितना है मेरे को पता है कि कितना है। ऐसा है कि सर 2 से फर्क पड़ रहा है तो 182 जा कर देंगे, होता है ऐसे? होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सुनना ध्यान से, बच्चा अगर इसको मैन्युअली करने बैठ जाए वो बोलेगा अच्छा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठे में आएगा 12, सातवें में आएगा 14। हाँ बता, जैसे 7 में 14 हो रहा है तो 180 में उसका डबल। लॉजिक लगाने को बच्चा अरे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। देख 6 का डबल 12 आ गई टर्म, 7 का डबल 14 आ गई टर्म, 8 का डबल 16, देखो 14 के बाद 16 आएगा। वैसे ही वो बोलेगा सर मेरे को समझ गया 180 के बाद क्या आएगा, मतलब 180वीं टर्म क्या होगी। ऐसी अगर मैथ्स जिस दिन हम सॉल्व करने लग जाए इसको बोलते जय माता दी। ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी कोइंसिडेंटली किसी सीक्वेंस में ऐसा दिख सकता
जैसे कि इस वाले में दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं सीक्वेंस अलग दे दूं कोई तो ये ट्रिक काम करेगी। हाँ, लेकिन एक जनरल चीज हम चेक करें कि यार चलो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, 16 में 2 ऐड करूंगा 18 आएगा, 18 में 2 ऐड करूंगा 20 आएगा, 20 में 2 ऐड करूंगा 22 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 26 आएगा, ऐसे में गिनता गया। ये 9वीं टर्म है, ये फिर 10वीं है, ये 11वीं है, फिर 12वीं है। ये ऐसे 180 गिनने तक कितना समय लग जाएगा? लगेगा ना। ऐसे 180 अगर मैं गिनता बैठ जाऊं तो दिन की रात हो जाएगी, बराबर। आंसर नहीं आएगा ये वाली बात नहीं है, आंसर आएगा, लेकिन समय भी तो कितना लगेगा। तो ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगी, ये बहुत एक टीडियस जॉब हो जाएगा जो कि कोई पसंद नहीं करेगा। तो यार मैथमेटिशियंस इसीलिए तो पैदा हुए थे, काम आसान करने के लिए। उन्होंने एक फार्मूला बना दिया। क्या बनाया? हाँ, फार्मूला बनाया। उन्होंने फार्मूला बनाया और बोला ये ले 180 टर्म, ये ले 2000वीं टर्म, नंबर बता कौन सा चाहिए, नंबर बता। साइंटिस्ट बोला नंबर बता कौन से नंबर की टर्म चाहिए, ऐसे देता हूं तेरे को। ठीक है, मजा आएगा ना ऐसा होगा तो। अरे यस और नो? यस सर। तो वो फार्मूला आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि होता है Tn = a + n - 1d। सर क्या? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। जिस दिन हमने टर्म्स लिखी थी उसी में ये फॉर्मूला छुपा था। मैंने बोला था आपको बाद में मैं बताऊंगा जब टॉपिक सिखाऊंगा। अब समझते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो यार ये रफ कर दूं। अच्छा, हम ये nth टर्म का मतलब क्या पढ़ने वाले, ये समझ में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन की कौन से नंबर की टर्म कितनी आएगी, ये हम पढ़ने वाले, ठीक है। और इसके रिलेटेड मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। कभी अपने को टर्म दे देंगे, बोलेगा कौन से नंबर पे बता, कभी अपने को नंबर दे देगा ये नंबर की टर्म क्या है वो बता। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, वो सब अपन एग्जांपल्स के सहारे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक क्या है ये समझ में आया सबको? nth टर्म, कौन से नंबर की टर्म की बात कर रहे हैं हम प्रोग्रेशन में, वो है nth टर्म। n जहां पे कोई एक वैल्यू रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे 180वीं टर्म की बात की है ना। टर्म क्या रहेगी वो मेरे को पता है क्या? नहीं, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं। एक भंगार लॉजिक से मेरे को पता चल गया 360 आएगी, लेकिन अपन अभी फॉर्मूले से निकालेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। ये कट करूं, चल। nth टर्म में हम फार्मूला पढ़ते हैं। ऐसे इसके अंदर हम मल्टीपल ये फार्मूला का एक बच्चा था, मैं बताता हूँ, मैं ऑन कैमरा बताता हूँ, बाय द वे नाम के साथ बताता हूँ, ठीक है। सोहम देशमुख नाम का एक बच्चा था, ठीक है। सोहम देशमुख, अमेजिंग स्टूडेंट। अगर सोहम ये वीडियो दिख रहा है तो भाई आजा कभी मिलने के लिए। तो सोहम देशमुख अमेजिंग स्टूडेंट मैंने बोल दिया। AP चैप्टर है, ऐसे फार्मूला है 2 हम जो पढ़ते हैं, कितने? 2, एक Tn के लिए, एक Sn के लिए। अभी आपको Sn नहीं पता होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। बंदे ने और 2 नए फॉर्मूले डेवलप किए खुद से। देखो बच्चे किस लेवल का पढ़ते हैं, पढ़ने वाले, ठीक है। बंदे ने और 2 नए फॉर्मूले बनाए, और ऐसे फॉर्मूले इससे भी आसान, विश्वास नहीं मानोगे आप, इससे भी आसान, ऐसे चुटकी में आंसर निकालता था। और वो किसी स्कूल से नहीं सीख के, कुछ नहीं, उसने बैठे बैठे उसको यहीं पे हुआ, ऐसे उसकी आदत थी, ऐसे कुछ ऐसे चिल्लाता था पूरे क्लास में जोर से, सर 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 देखो काय झालं। ऐसा चिल्लाया था डेंजर। हो जब उसको रियलाइज हुआ ना फॉर्मूला वो निकल गया उससे, और उससे वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। और मतलब वो टेक्निक बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं, लेकिन शॉर्टकट के लिए बढ़िया थी। तो ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। किसी को पता है उसके बारे में, कोई जानता है तो ज़रूर उससे पूछना, ठीक है। वो फार्मूले क्या और लिख के लाना अगली बार। नहीं जानता कोई भी नहीं जानता, ठीक, कोई बात नहीं, सीनियर बैच से बच्चों से पूछना। तो सोहम देशमुख अमेजिंग स्टूडेंट, ठीक है, अभी जेई की तैयारी कर रहा है बहुत अच्छे से, आकाश में पढ़ता है अभी। लेकिन यहाँ पे उसने 10th तक पढ़ाई की, CBSE का बच्चा था, वो बहुत होशियार था, बहुत जीनियस। पाई की वैल्यू भी निकालने का तरीका बताया था उसने खुद से। तो ऐसी चीज़ें करता था मैथ्स में। देखो ना बच्चे कैसे कैसे आते हैं ना, कुछ भी करते हैं बच्चे, उनको एक बार पढ़ाई से प्यार हो जाए ना तो कुछ भी करते पढ़ाई में। लेकिन उतना कनेक्शन बनना चाहिए, जिस दिन बनेगा आप लोगों का, आप भी करोगे। आप एक आंसर को, सर आपने इस तरीके से सिखाया ना, सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो नहीं सर एक काम करते इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जो बंदा एक आंसर को 3 तरीके से सॉल्व कर सकता है ना, उसको मैथ्स आ रही है, ठीक है। आपको भी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, आपको बोर्ड के लिए आ रही है,
वो फील करके पढ़ रहा है, उसको हर तरीके से आ रही है, उसने समझ गया टॉपिक। तो ऐसे करते वो एक फॉर्मूले पे रिलाई नहीं रहा, उसने 2 नए फॉर्मूले बनाए। ठीक है, देखो आपको उजागर होते हैं क्या नए फॉर्मूले, शायद आप भी कोशिश करना दिमाग में। हाँ, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी है, जो वेरिएबल्स है, इनके बारे में आपको पता है। Tn यानी कि nth टर्म, जो टर्म अपन फाइंड करना चाहते हैं। a यानी कि पहली टर्म, फर्स्ट टर्म। n इज बेसिकली वैल्यू यार, जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से उठा लोगे। आपको t17 फाइंड करने बोला है मान ले, तो n की वैल्यू कितनी उठा लोगे आप? 17 उठा लोगे, जो भी होगा, है ना। n 1 तो कांस्टेंट है नंबर, माइनस करोगे, और d इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर? ये इस तरीके का फार्मूला रहेगा। अब अपन एग्जाम्पल्स के साथ सीधा समझते कैसे इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है और कैसे हम जो है किसी भी पर्टिकुलर नंबर के टर्म को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला विच इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब बच्चा बोलेगा सर मैं CBSE में हूं, तो वो ऐसे लिखेगा। CBSE वाले बच्चा ऐसे लिखेगा, कोई फर्क? फार्मूला बदल गया सर, हमारा सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, लिख ले। डिफरेंट है। ये Tn है, ये An है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अलग अलग नाम से बोल सकते, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो नीचे सीधा क्वेश्चन लिखी, पहले छाप लो, लिख लो, लिख लो। क्या 2 चीज तो लिखनी, लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। कबीर्स मदर keeps a record of his height on each birthday। सच में कबीर? अरे इधर तो लिखा है भाई, छाप के दिया है, लेट्स सिंक में। Kabir's mother keeps a record of his height on each birthday. When he was 1 year old, his height was 70 centimeter. At 2 years, he was 80 centimeter tall, and 3 years he was 90 centimeter tall। तो कबीर की हाइट प्रोग्रेशन में है। एक टाइम आएगा जब कबीर की हाइट बढ़ना रुक जाएगी, प्रोग्रेशन के। अबे ऐसे कंटिन्यू नहीं करते, उतना ही रखना होता है, समझदार समझ जाते हैं। ओके, एक बड़ा ही प्यारा साधारण सिंपल सा एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीधा, और कुछ नहीं, सीधा Tn ही बोल दिया, कोई टर्म निकालने के लिए नहीं बोले, सीधा Tn फाइंड करो बोलता है। क्या बोलता है देखो, बोलता है कि यार फाइंड, पढ़ाता हूँ, फाइंड Tn फॉर फॉलोइंग and then find 30th सर हैंडराइटिंग सुधारने का कोर्स करके आए हो क्या? कभी कभी लिखता हूँ मैं, अच्छा कभी कभी। अरे हैंडराइटिंग समझ में आ रही? ठीक है, एपी क्या है? एपी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब जब बच्चे को पहले ही यहाँ पे बोल दिया होता है ना ऑफ एन एपी, और एपी नीचे दिए, तो बच्चा फिर एक बार कॉमन डिफरेंस ढूंढते बैठने की कोशिश ना करे हर टर्म के बीच का, क्योंकि एपी तो बोल दिया ना। एपी बोल दिया मतलब ये फिक्स है कि कॉमन डिफरेंस कैसे होने वाला है, तो आपको हर टर्म के बीच का अभी चेक करते बैठने की जरूरत नहीं है। वो हम कब करते थे? जब हमको सीक्वेंस बोला जाता था। अब ये सीक्वेंस बोलता बंदा, तो पहले हम चेक करते कॉमन डिफरेंस सेम है क्या हर टर्म के बीच का, फिर बोलते यस देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू दिस, है ना। फिर बोलते यस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले ही सीक्वेंस बोला है क्या? एपी बोला है, तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये उन्होंने सामने से हमको बोला है। ठीक है, हम सीधा इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। चल बेटा ध्यान दे, यहाँ पे हमको 2 पार्ट्स में सवाल पूछ लिया इन्होंने। पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो देखो,
फाइंड टीएन फॉर द फॉलोइंग एपी। पहले तो टीएन निकालो बोला। टीएन, टीएन क्या होता है? एक बात ये भी जान लो, हम प्रोग्रेशन में अगर कोई लास्ट टर्म नहीं दिए तो टीएन को ही उसकी लास्ट टर्म मान लेते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि पता ही नहीं ना एन कब जाके रुकेगा, एन तो अनसर्टेन है ना यहाँ पे, तो हम उसको लास्ट टर्म मान के चल लेते बराबर ना। तू एन कुछ भी डाल ले, तेरी टर्म जो भी होगी लास्ट, हमने तो बोल दिया टी एन इज द लास्ट टर्म। या सीबीएसई वाले बच्चे बोलेंगे ए एन इज द लास्ट टर्म। आ रही है बात समझ? तो भाई टी एन निकालो बोले, निकाल लेंगे, चलो बढ़िया। फिर बोलता है एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि n की वैल्यू मेरे को क्या लेनी पड़ेगी? 30, 30वें नंबर की पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, 30वें नंबर की टर्म निकालो बोला। कौन से? 30th नंबर की टर्म। आ रही बात समझ बेटा? yes, कर सकते सॉल्व? yes, लेकिन ध्यान दो, क्या करो? हम बोलेंगे यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन जो भी आप लिखते हो, ऐसा एरो बनाते हो, जो भी करते हो नाटक, ठीक है, उसके बाद में करते हैं ना बच्चे ऐसा कुछ, कोई ऐसा करता है, हाँ, कोई ऐसा सॉल्यूशन लिखता है, हाँ। लेकिन बोर्ड आंसर में जो आप सॉल्व करते हो याद रखना, ठीक है। बोर्ड्स की टिप देना स्टार्ट कर देता हूँ अभी से, जैसे पहले से देता आया वो। बोर्ड्स में आप ऐसा कुछ भी घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करना, ध्यान से सुनो। ना आपको एरो बनाना है, ना आपको ANS आंसर लिखना है, ना आपको SOL डॉट सोल्यूशन लिखना है। आपको बोर्ड्स में आपके आंसर शीट में ऐसा कुछ भी घटिया काम नहीं करना है। ऑन कैमरा जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं बच्चे मेरे से, वो भी धुन सुन लो ध्यान से, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो या चाहे आप SSC बोर्ड में हो। आपको जब बोर्ड्स के अंदर मार्जिन मिलती है ना इस तरीके से पेपर में, बराबर, ये आपका राइटिंग एरिया होता है। कुछ कुछ बच्चे तो ये भी गलती करते, देयरफॉर का साइन इस लाइन के बाहर लगाते, खींच के चमाट लगेगी अगर मैंने देख लिया ना किसी के नोटबुक में। ये राइटिंग एरिया में ही सब आना चाहिए जो भी राइटिंग है। इस मार्जिन के बाहर खाली टीचर को मार्क देने की जगह होती है, आपके लिए है ही नहीं वो। इसलिए हम लोग क्या करते, एक लाइन और लगा लेते। तो यहाँ पे हम लोग हमारे क्वेश्चन का नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर, उसका ऑप्शन जो भी है यहाँ पे लिख सकते, या फिर सब क्वेश्चन नंबर। सीधा क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखना चालू किया। एरो, ANS, सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत, वो सॉल्यूशन शीट ही है, सामने वालों को पता है, उसमें सॉल्यूशन ही लिखा जाएगा। दिखाने की जरूरत, ध्यान से सुन लेना, उसमें दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी, वो सॉल्यूशन शीट ही है। क्वेश्चन पेपर अलग आता है, सॉल्यूशन शीट अलग आती है ना। अब बच्चे नहीं रहे, पहले ऐसे आता था ना, क्वेश्चन होता था, फिर आंसर लिखने के लिए जगह होती थी, तो ANS लिखा करते थे। भूल जाओ, बच्चे थे तब हम, अब नहीं। अभी क्वेश्चन पेपर बोर्ड का अलग आता है, जैसे हम कोचिंग में भी कराते हैं ना प्रैक्टिस, आपको वैसे ही कराते पूरी, बचपन से बोल रहा हूँ, शुरू से शुरू से, है ना। तो अब ये आंसर लिखते नहीं है हम, ना क्वेश्चन लिखना है। 1 रुपये का फायदा नहीं है बेटा। कोई भी बच्चा ऐसा बोर्ड कभी बोलता नहीं है कि अलाउड ही नहीं है, मैं जो है सच्चाई बता रहा हूँ कि बोर्ड कभी नहीं बोलता कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन मत लिखो, अलाउड नहीं है। वो बोलता है तेरे को क्या करना है ना, तेरी कर। तो क्वेश्चन लिखना है लिख, आंसर लिखना है लिख। जो तू सॉल्यूशन शीट में लिखेगा हम उसको एज अ सॉल्यूशन ही कंसीडर करेंगे, जो तू आंसर शीट में लिखेगा हम उसको एज अ आंसर कंसीडर करेंगे, और फिर देखेंगे वो गलती की सही है और उसके मार्क्स देंगे। अब तू उसके अंदर छाप के आता है सवाल, कौन देगा वे मार्क तेरे को? हाँ, कोई नहीं देगा। सवाल लिखने के चक्कर में हर जगह पे आप अपना लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय, उससे ज़्यादा ही 40-45 मिनट जो है आपका, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक पेपर में आपका सवाल लिखने में वेस्ट होता है। इतना टाइम आप वेस्ट कर दोगे। तो कभी भी आंसर शीट में सवाल नहीं लिखते हैं। अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर। जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो उसका क्वेश्चन नंबर या सब क्वेश्चन जो भी है वो अकॉर्डिंगली आपको पुट करना होता है। बस नंबर डाल दिया और आंसर लिखना चालू किया, उसको पता है आंसर है, ये फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं होती है। अरे यस और नो? क्लियर है? सवाल से बहुत भटक गए हम, लेकिन कोई बात नहीं, बोर्ड्स की बात कर रहे थे। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन वापस। पहले बोला फाइंड TN फॉर द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। पहले तो TN फाइंड करना है क्वेश्चन में इस एपी के लिए, फिर हमें उसकी 30 टर्म फाइंड करनी है। अरे ध्यान दे, मैंने बोला एपी आपके पास है 3, 8, 13। अच्छा सर सच में एपी है? चेक कर लो यार, ठीक है,
8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13, कॉमन डिफरेंस 5। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधा हम मुंह से कॉमन डिफरेंस लिख देंगे, दो टर्म्स किसी भी, क्योंकि एपी है तो कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इज गोइंग टू बी सेम फॉर होल एपी, है ना। तो हम कोई भी दो टर्म्स का लेकर के जो है कॉमन डिफरेंस निकाल करके वहां पे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डी की भी तो वैल्यू चाहिए ना फार्मूले में। हाँ, तो इसलिए आप कोई भी दो टर्म उठाओ, लेकिन हमेशा जनरली हम पहले दो टर्म्स को ही चूज करते हैं। आ रही है बात समझ? जनरली हम पहले दो टर्म्स को चूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एपी स्टार्ट होती है निगेटिव से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव में जाते हैं। तो बच्चे आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए बोर्ड्स में अगले किसी दो टर्म का उठा लेते तो चलेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करने में ज्यादा, यहां माइनस माइनस प्लस माइनस कहां पे गोंधळ करे, है कि नहीं। वो गोंधळ के चक्कर में क्या हो जाएगा, एक छोटी सी साइन की मिस्टेक तुम्हारा पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर देगी। इसलिए मैं भी बच्चों को रिकमेंड करता हूं, अगर ऐसा कोई एपी का सवाल है तो वहां पे आप टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देख के डिफरेंस निकाल लो, है ना, ताकि बोर्ड में आप एक तो बहुत ज़्यादा घाई में रहते हो, आप नर्वस रहते हो, पहली बार आप ऐसी एग्जाम देते हो, है ना, जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी चलती, नेशनल लेवल पे चलती है, स्टेट लेवल पे चलती है, अगर सीबीएसई है तो नेशनल लेवल पे, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट लेवल पे। और इतनी बड़ी एग्जामिनेशन में फिर आपको थोड़ी नर्वसनेस होती है, आप चाहे कुछ भी कितना ही प्रिपेयर कर लो, है ना, आपको सारा सिलेबस मुख पाठ भी क्यों ना हो, बच्चा जब एग्जाम में बैठेगा तो एक थोड़ा सा एग्जाम का टेम्परामेंट वो फियर होता है। तो ये चीजें अपन कर सकते हैं। तो डिफरेंस अपन कहीं से निकाल ले, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी एपी तो एपी है ही ना भाई। कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, सेम, या फिर उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। बताए थे सारे वर्ड पिछली बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, एरो बनाऊँ एरो बनाऊँ क्या नहीं ना, चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो सॉल्यूशन लिख सकते, क्वेश्चन नहीं होता तो सीधा स्टार्ट करना है। मैं बोल देता हूँ T2 माइनस T1 D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, बोल बेटा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो मेरे को D का आंसर मिला, देयरफॉर D इज इक्वल टू, सर इसका यूनिट भी होता है क्या, सर आपने बोला था खाली नंबर रहेगा तो UNIT यूनिट लिखो, इसको मत लिखो ये कांस्टेंट है, इसको यूनिट लिखने की ज़रूरत, ये मेजरमेंट में नहीं आता है। हाँ यस, समझ रहे हो ना बात को। किस किस बच्चों को लगा सर बहुत फुद्दू बात कर रहे हैं, बेटा ये होते हैं बच्चे के मन सवाल, ये पूछते नहीं है, मेरे को सबके चेहरे देख के समझ आता है किसको क्या सवाल आएगा, ठीक है, होते हैं मन में बच्चों के सवाल, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। मैं आपको सामने ही बहुत सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर करता हूँ, फिर भी आपका कुछ बच जाता है तो आप पूछ सकते हो, अरे यस और नो। चलो सर TN निकालते। अब बेटा मैंने बोला वी नो दैट, बरोबर, क्या बोला, काय माहिती रे तुला, we know that Tn is equal to हमको मालूम है ऐसा फॉर्मूला होता है ना भैया। सर Tn ही निकालना है, n की कोई वैल्यू नहीं, अपने को फर्स्ट Tn पहले निकालो बोला है, अपन पहले जो बोला है वो करेंगे, उसके बाद में फिर आगे जो बोला है वो करेंगे, ठीक है। पहले हमको Tn निकालो बोला, निकाल लेंगे। ए बोल बेटा कितना है इस प्रोग्रेशन में, ए कितना है 3 है। अच्छा यहाँ पे हेयर है क्या, अपन यहाँ पे बोलते हैं हेयर, a इज इक्वल टू 3, ठीक है, a इज इक्वल टू 3, और कुछ नहीं पता, d अपन ने निकाल लिया, ठीक है। प्लस n मेरे लिए कितना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, पहले खाली Tn निकालो, सुनो ध्यान से, सीधा 30 टर्म पे मत जाना, सवाल दो हिस्सों में ही सॉल्व करो। n ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आगे निकालेंगे तीसरी टर्म, अभी नहीं निकालेंगे, पहले Tn बताएंगे क्या है। अब आपको समझेगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मिलेगा Tn के लिए भी, उस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के रिस्पेक्ट में। देखो इनटू बेटा d बोल कितना मेरे पास 5। अब ऐसा नहीं कि किसी को सॉल्व करने आता नहीं होगा, आता है ना सबको, तो मैं लिख लेता हूँ तुरंत फास्ट, 3 प्लस 5 इंटू n, 5n, 5 इंटू -1 -5, तो मेरे लिए दिख रहा है यहाँ तक का, कैमरे में आ जाएगा, नहीं दिख रहा बच्चों, अरे यार पैसा बर्बाद Tn इज इक्वल टू 3 - 5 का कर लेते, कांस्टेंट है ना, इनकी शादी हो जाएगी, क्या निकलेगा -2, बराबर ना, और ये आगे क्या है प्लस, या इसको मैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, Tn
इज इक्वल टू 5n-2। कोई प्रॉब्लम? अरे यस और नो? आया समझ? तो मेरे को Tn मिला, कुछ तो मिला। क्या मिला? 5n-2। n के रिस्पेक्ट में मिला ऑफकोर्स, क्योंकि n की कोई वैल्यू यहाँ पे सर्टन नहीं है। n की यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो, अब सीधा आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के लिए सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ध्यान से समझो, अभी जो अपन ने फाइंड किया वो इस प्रोग्रेशन का गोल्डन एक्सप्रेशन है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं गोल्डन एक्सप्रेशन? इस प्रोग्रेशन का, पर्टिकुलर इस प्रोग्रेशन का। क्यों? क्योंकि अब इस प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म में निकालना चाहो, सीधा n की जगह पुट कर लो, इस एक्सप्रेशन में डालो, पूरा फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको नंबर की टर्म मिल जाएगी। क्योंकि Tn तो उसी के लिए निकाला है ना, उसी प्रोग्रेशन के लिए। अरे आ रही है बात समझ? और क्या मिला? Tn इज इक्वल टू 5n-2। सर एक काम करो, सॉल्व करके दिखाओ। मैंने बोला ध्यान दे। क्या बोला? फॉर 30th टर्म, फॉर 30th टर्म n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30, देयरफॉर t30 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इसको 1 बोल दो अगर, तो आप ये लिख सकते हैं रीजन, है ना। या तो नहीं लिखना है 1 विन ऐसे कुछ, तो सीधा पहले फॉर्मूला छापो, फिर उसमें 30 की वैल्यू डालो। तरीका कोई भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी फिक्स तरीका नहीं होता है कभी बोर्ड में, ठीक है। हाँ बस सुटी छान इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, सभी स्टेप परफॉर्म की हुई, सभी रीजंस मेंशन किए हुए, आंसर को डब्बा, देयरफॉर ये सब ठीक से ढंग से लिखोगे तो मार्क कभी कटेंगे नहीं। अरे आया समझ? तो यहाँ पे t30 मैंने बोला, n की वैल्यू मेरी 30 आ गई, तो मैंने n की जगह पे डाल दी, तो tn था, t30 हो गया, n की वैल्यू 30। 5n बोल माइनस t30 इज इक्वल टू खत्म। उस प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म जो होगी वो 148 होगी। सर में जा नहीं आया, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला बोला था, इसमें दिखाओ, इसमें भी चेक करते, चेक करें। चलो ये तो क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, पहले Tn निकालो फिर t30, नहीं बोलते Tn निकालो, सीधा t30 निकालने बोलते, तो हम क्या करते वो मैं अभी दिखा रहा हूं। ओके समझ रही बात? सीधा अपन बोलते, अब शॉर्टकट में लिखता हूं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखा, अब शॉर्टकट में लिखता हूं, ठीक है। हम बोलेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, t30 इज इक्वल टू a कितना बेटा? प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी बोल बेटा। t30 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 माइनस 1 इंटू t30 इज इक्वल टू 3 प्लस 29 करूँ पहले मल्टीप्लाई करो, बॉड मास भूलने का, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सीक्वेंस होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट इन एन एक्सप्रेशन। रूल सबको याद? सो 3 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29 फाइजा 140 करो जरा 3 ऐड, 145 में कितना आएगा? तो आंसर हमारा सर इतना सा काम था, इतना लंबा छोड़ा क्यों? बोला था सवाल में, बोला है तो करना पड़ेगा भाई। पहले बोला है फाइंड Tn फॉर द फॉलोइंग एपी एंड देन फाइंड, उसके बाद एंड देन फाइंड 30 टर्म ऑफ एन एपी। आया पूरा सवाल समझ? इजी है, कोई मुश्किल काम? चाहे Tn निकालने बोलो, चाहे कोई nth टर्म निकालने बोलो, अब बच्चा ऐसे निकालेगा नहीं? यस और नो? पहले ये छाप लो, फिर आपके लिए एक सवाल। चलो दो आपके लिए एक सवाल लिखो। अब लिखेंगे क्वेश्चन 2 जो कि है फाइंड द 19वीं टर्म ऑफ द आलो आपल्या जातीवर फॉलोइंग एपी 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। करोगे? चलो करके दिखाओ। फाइंड
बहुत प्यारा सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, कई बार आ रखा है। सब इसके लिए वेट करते हैं, एक बार सर ये लिख दो, तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट। ऐसे ना कंपटीशन लग जाता था बच्चों का एंड में, तो कौन पहले करेगा फटाफट। सवाल ऐसे याद हो जाते बाद में, जब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेशन में सॉल्व करते हैं ना बच्चे एंड में, तो रिपीट 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 सवाल कर 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 के सवाल धुन जाते हैं ऐसे। सर ये तो 10 बार सॉल्व किया सर मैंने, तो 5 बार सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन पर, मैं ऐसे फील होगा। अभी तो नए नए है ना सारे सवाल, बाद में पुराने हो जाएंगे आपके लिए सवाल भी, और होने चाहिए, तभी समझो आप प्रैक्टिस में हो। ये थर्ड क्वेश्चन हो रखा है, फोर्थ ले। अरे हैंडराइटिंग समझ में आ रही? हाँ, सच में सर क्या शैलेश जागरी अरे हैंडराइटिंग समझ आ रही? डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन। अब एक लिमिट के बाद ना आपको हैंडराइटिंग नहीं चाहिए होती, आपको खाली चाहिए होता है कि क्या लिखा होगा, है ना। वो एक बार पकड़ लिया ना, आप पता है आपको, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म। देखो दिया हुआ सीक्वेंस बोला है, एपी नहीं बोला है, दिया हुआ सीक्वेंस एपी है कि नहीं पहले चेक करो बोला है, और अगर एपी है तो उसकी 20th टर्म क्या होगी फाइंड करो, ऐसे बोला है। क्वेश्चन 4 बोर्ड पे आ रखा है, जिनका 3 हो गया वही बच्चे 4 सॉल्व करेंगे, जिनका 3 नहीं हुआ ऐसे बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। पहले और 1 मिनट ट्राई करो, उसके बाद सवाल लू। अच्छा 4th वाला सबको आया? बहुत नहीं 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 यार, सबको आया? कितनों को नहीं आया वो हाथ ऊपर कर ले। तुमको कभी कुछ आता भी है? ठीक है, कहाँ तक आपने सॉल्व किया है? चेक किया आपने ये एपी है कि नहीं है? हाँ वही गलत हो रहा है, क्यों? अब सब्ट्रैक्शन करना सिखाओ। तो खुद सवाल पूछते हो यार। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, बता। -5 माइनस 12, ये -5 है, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है, और T1 खुद भी माइनस में है। आ रही है बात समझ? सो -5 T2 माइनस ये पूरी T1, तो -5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12, माइनस प्लस माइनस, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर, 12 में से 5 गए 7 बचे, साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि बड़े का लगेगा, या फिर उल्टा सोच ले 12 माइनस 5 7, तो डिफरेंस आया 7 का। और चेक करते हैं, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब सब नहीं करूँगा, आगे आप करना। T3 कितना है 2, माइनस T2 कितना है -5, सो 2 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, कितना आया? करते ध्यान दो, अलग तरीके का सवाल पढ़ते अभी। एक देखो, हमको बोला है चेक, अच्छा यही पे लिख दो 5th क्वेश्चन, चेक वेदर 301 is in the sequence 5, 11, 17, 23 and so on। सॉल्व ना करे, मैं समझाऊंगा। या आता है सबको? नहीं आएगा ये, पहले समझो, मतलब समझो ना सवाल का पहले, फिर हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, है ना। अब ऐसा सवाल बोर्ड में भी आपको आता है, पहले एक बार आके गया है कि चेक करो ये नंबर क्या है गिराज उस सीक्वेंस में है कि
नहीं है। अब सर हमको क्या जादू आ जाएगी, हमको पता चल जाएगा कि ये 301 इस सीक्वेंस में है कि नहीं है? अभी तक तो सर हम नादान बच्चे खाली टीएन फाइंड करना सीखा है, ये nth टर्म कैसे निकाले। nth टर्म निकालना सबको अच्छे से आया? अभी तक हम उतना परफेक्ट हो चुके, अभी ऐसे टाइप के सवाल सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो यार मेरे को यहां पे ये चेक करने बोला इन्होंने, चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस दिस। क्या 301 ये नंबर इटसेल्फ कहीं पे भी इस सीक्वेंस में आता है, ये हमको चेक करने के लिए बोला है। तो बच्चा एक बारी में कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा सर ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि 301 इसमें है कि नहीं है, बराबर ना। तो इसका पहले आप रीजन और इसका एक तरीका समझ लो कि यार जैसे 5 इस सीक्वेंस में है, 11 इस सीक्वेंस में है, 17 है, 23 है, ऐसी कोई और टर्म भी रहेगी, बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जब वो खुद टर्म होती है तो किसी एक नंबर पे भी होती है, जैसे 5 पहली टर्म है, 11 दूसरी टर्म है, 17 तीसरी टर्म है, 23 चौथी टर्म है, बराबर। ऐसे ही मेरे को 301 के लिए चेक करना है ये है कि नहीं है। अब ये चेक करने के लिए मेरे को पहले n के साथ खेलना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। यहां पे एक और चीज एडिशनल जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है, ठीक है, वो इंटीजर्स के लिए भी है। कुछ क्वेश्चन में आपको और अलग तरीके से ये सवाल देखने मिलेगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो आंसर है यहाँ पे एक्चुअल में 302 की फॉर्म में आ रहा है ना। सो 301 जो सवाल है इसमें एक्चुअल में नहीं है, टू बी प्रिसाइजली सेड, ओके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो होने वाला क्वेश्चन होता है वो भी अपन करेंगे, होती है तब भी क्या सीखता है, ओके। तो इसको चेक करने के लिए मेरे को यार सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास की कोई भी टर्म कहाँ तक आ रही हो देखनी पड़ेगी, राइट। जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो चेक करो यार सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। पहले तो मेरे को सीक्वेंस बोला है, पहली गलती तो यही पे पकड़नी आनी चाहिए। ये एपी मेरे को बोलिए क्या सीधा, पहले तो मेरे को क्या बोला है, तो सीक्वेंस जब बोलेंगे तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि वो एपी में, क्योंकि जब तक एपी में नहीं है तब तक उसके किसी भी टर्म के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। सीक्वेंस में तो कुछ भी आ सकते हैं ना नंबर, एपी जब तक नहीं है तब तक मैं उसकी किसी टर्म की बात कर सकता हूँ, क्या वो आ रही है नहीं आ रही है, क्या आ सकती है, कौन सी टर्म है, क्या है। ये कोई भी फॉर्मूला मेरे को यूज करना है तो पहले वो एपी में होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस दे रखा है ये एपी में है कि, और ये काम बहुत अच्छे से आपको आता है क्या, करोगे उतना चेक, क्या करोगे, सब लोग ये क्वेश्चन लिखोगे और मेरे को ये बताओगे चेक करके कि ये सीक्वेंस एपी में है कि, और एक बार पता चल गया एपी में है तो फिर अपन इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। है, देख के पता चल रहा है, कैसे पता किया, परदेशी उड़ गया, हाँ कितने का है, कैसे किया, क्यों किया, हाँ फिर आगे नहीं T3, उसके बाद जितनी टर्म्स दिए उन सबका चेक कंपलसरी करना है, क्योंकि कोई छोड़ दिया अपन ने तो शायद उसमें ना हो सेम, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो हमने सबका डिफरेंस चेक किया, सबका डिफरेंस हमने कितना मिला, मिल रहा है क्या, 6 आया, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया कि दिया हुआ सीक्वेंस जो है वो एपी। अब अपने को इस एपी में आगे डॉट 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 दे रखा है, मतलब ये आगे आगे कितनी भी चलती जाएगी, राइट। तो अपन ये कंसीडर करके चलेंगे कि यार जो 301 मेरे को इन्होंने पूछा है, क्या पूछा इन्होंने, 301 की इस एपी में है कि नहीं है, वो अपन मान के चलेंगे कि इस एपी की लास्ट टर्म है, ओके। मतलब टीएन कंसीडर कर लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम, अरे आ रहा है समझ। जो 301 मेरे को पता ही नहीं इस सीक्वेंस में कहां पे आएगा, तो वो nth टर्म पे आएगा ना, मेरे को नहीं पता कहां पे आएगा, और आता है कि नहीं वो भी तो मैं नहीं जानता हूं। तो चेक करने का बस एक ही जरिया बचता है कि मैं इस टर्म को, इस पर्टिकुलर नंबर को इस सीक्वेंस में टीएन के पोजीशन पे अज्यूम कर लेता हूं, nth टर्म पे अज्यूम कर लेता हूं। सो माय टीएन फॉर दिस पर्टिकुलर एपी विल बी हाउ मच, आ रही है बात समझ।
बाकी ए तो मेरे पास है, डी तो मेरे पास है, क्योंकि एपी ऑलरेडी मैंने इसको प्रूफ कर दिया है, ये सीक्वेंस अभी एपी है। तो मेरे पास पहली टर्म भी रहेगी, मेरे पास डिफरेंस भी रहेगा, और इसकी लास्ट टर्म को टीएन को मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, 301 कंसीडर कर लूंगा। दिमाग में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं। तो मेरे को एन की वैल्यू मिलेगी, तब मेरे को क्या होगा, एन की वैल्यू मिलेगी। अरे नहीं समझ आ रहा, मेरे को एन यहां पे पता ही नहीं है कहीं पे, मैं टी एन की बात कर रहा हूं। लास्ट टर्म मैंने बोला एपी में अपन टी एन को मान लेते, क्योंकि एन सर्टन नहीं है ना, पता ही नहीं कहां पे आएगा, स्टॉप कहां पे लगेगा मालूम ही नहीं है एपी का। तो टी एन एनथ टर्म, एन नंबर की कोई टर्म होगी नहीं पता, मैं उसको 301 मान लेता हूं कि भाई nth टर्म उसकी कोई टी एन जो है वो कितना रहेगा, 301। और फिर एन निकाल के चेक करेंगे कि उसमें एपी में वो बैठता है कि नहीं बैठता है। तो चेक करते हैं, फिर हम यहां पे मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अभी वो लिखा आपने, आप वो लिखोगे, मतलब अभी नहीं लिखा होगा आपने कि सीक्वेंस एपी में है वगैरह सब, ठीक है, वो आता है लिखना, आपको सिखा दिया बढ़िया तरीके से। डिफरेंस निकालोगे, चेक करोगे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज है ना आइडेंटिकल, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो वहां पे बोलोगे आप हियर क्या बोलोगे, ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू और टी एन इज इक्वल टू 301। मैं nth टर्म को ही 301 मान लेता हूं, कोई टेंशन वाली बात। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि पता नहीं कौन से नंबर पे आती है कि नहीं आती है सीक्वेंस में, को पता नहीं, पर मान के तो चलते भाई कि चल 321 में nth नंबर पे कहीं पे पड़ी है, तो टीएन मान लिया। ओके, तो एन निकाल के चेक करेंगे बनता है कि नहीं बनता है। सो टीएन का फॉर्मूला वी नो दैट टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टीएन की वैल्यू क्या ले लूं, एन का कोई हिसाब किताब पता ही नहीं, आता है कि नहीं आता है, चेक करेंगे वो तो तभी पता चलेगा कि आता है कि नहीं आता है ना। चल ए बता बेटा, एन सर नहीं मालूम, डी यस सर 6, 301 इज इक्वल टू 5, 6 इंटू प्लस एन प्लस 6n, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, सो 301 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 प्लस 301, ये 1 इधर लेके आते प्लस 1 6n। ओके हाँ, ये क्या हुआ, माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1 हो गया। इस तरफ में क्या बचा, खाली 6n बचा। बच्चे दिख रहा है लास्ट का 6n नहीं दिख रहा बेटा, ये रफ कर दूँ ये वाला, पूरा ही रफ कर देता हूँ। ये कितना आ रहा है आंसर, 302 बराबर है। देखो अभी यहां तक का आ रहा है क्या, ये भी लिखो, 301 प्लस 1 हो गया, इधर का माइनस में जाके प्लस 1 हो गया, बचा एक तरफ में खाली 6n, तो उसके लिए लिखता हूं देयरफॉर 6n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 300 बराबर ना, 301 प्लस 1 302। तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, 302 अपॉन, अब यहां पे 2 मिनट रुको, n क्या आया 302 अपॉन 6, 300 अपॉन 6 का आंसर क्या आएगा बराबर, ध्यान से देखो करके दिखाओ, चल देखते, 6 1 जा 6 5 जा, बचा क्या, लिया क्या, दिया क्या, 6 3 जा, सर ये तो पॉइंट में आ गया, कैसा आया, n की वैल्यू कैसे आ रही है डेसिमल में। सर n तो किसी इंटीजर का मल्टीपल होना चाहिए, n किसी इंटीजर का मल्टीपल होना चाहिए। अरे सर नो, n पहली टर्म हो सकती है, n दूसरी टर्म हो सकती है, n तीसरी टर्म हो सकती है, n 3.5 टर्म हो सकती है, या तो 3 हो सकती है या तो 4 टर्म हो सकती है, 3.5 टर्म तो n कभी नहीं होगा, तो n कभी डेसिमल में है और यहां पे n डेसिमल में आ गया, मतलब ये 301 जो मैं टर्म लेके चल रहा था एज ए टीएन, वो इस सीक्वेंस का हिस्सा। अरे आ रही है दिमाग में बात, फील हुआ, समझ में आया, एक बार और इसके लिए रीजन कैसे लिखते, बट n इज नॉट एन इंटीजर, तो बुक में लिखते हैं ऐसे, देयरफॉर 300 इज नॉट इन द गिवन सीक्वेंस।
तो मेरे को ये पता चला कि यार यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो इंटीजर n इज इक्वल टू 5.3 कहाँ पे होता है बे? ऐसा तो कभी n होता ही नहीं। या तो n 5 होता या तो 6 होता, या तो n 5 होता या तो 5.3 कब से होने लगा n? n कभी डेसिमल में नहीं आएगा। अरे बोलो, n कभी डेसिमल में नहीं आएगा। और ऐसा अगर है तो जिस चीज को लेकर के हमने n निकाला वो चीज इस सीक्वेंस में या इस एपी में नहीं है। इज दैट क्लियर? और अगर होती, मान ले यहाँ पे कोई और टर्म होती, तो वो तुरंत n की वैल्यू अपने को किसी इंटीजर में नहीं मिलती, तो अपन बोलते कि हाँ भाई ये टर्म इस एपी में है, इस नंबर पे आ रही है। मान ले यहाँ पे आंसर आ रहा था 7 n की वैल्यू, मान लो कुछ नंबर होता, मान लो, और आंसर आ रहा था 7, तो अपन बोलते कि वो नंबर, जैसे 301 दिया वैसे कोई और नंबर, वो नंबर उस एपी में है और कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। उस प्रोग्रेशन में 7वें नंबर पे n आ रहा है। समझ? ये कब होता? जब n की वैल्यू इंटीजर में आती, डेसिमल में। तो डेसिमल में आ रहा है मतलब ये इस एपी में कहीं पे भी एग्जिस्ट करता। आ रहा है समझ आपको सवाल? सबको आया तो यस सर बोलो भाई। यस सर। अरे यस और नो? यस सर। छाप लोगे? यस सर। ये लिख के दो लास्ट वाला सेंटेंस, यहाँ पे लिखता हूं, बट एन here n is not an integer, therefore 301 is not in given sequence। अरे हैंडराइटिंग समझ आ रही? यस सर। चल छाप ले बेटा। आपका जो है लेक्चर जैसे है टाइम टेबल के अनुसार होगा। ऑलरेडी मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया है। बाकी अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा, कब? प्रैक्टिस सेशन में। सो वेट फॉर दैट। बाकी आपका दिन भर का जो शेड्यूल है, जैसे आपका टाइम टेबल बना है वैसे बनेगा। ठीक है, चलो दैट्स इट।